फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। ऑल्दो ये एनसीईआरटी का सबसे इजी चैप्टर है, ये +1 का सबसे इजी चैप्टर है, पर फिर भी कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि जब आप खुद क्वेश्चंस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो हम आज करने वाले हैं, तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 24x इज लेस देन 100। पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से सुनेंगे, जब भी हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं इन क्वेश्चंस में, आपने इसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप इक्वालिटी में करते थे। हमेशा इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो क्या है कि जब इनइक्वालिटी में जब भी मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं विद नेगेटिव, तो इक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यही बात जब हम इनइक्वालिटीज में आते हैं, अगर आप कभी प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं विद नेगेटिव साइन और विद एनी नेगेटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऑलवेज चेंजेस। बस ये चीज ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपने हर चीज वैसे ही करनी है जैसे आप अभी तक इक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल 24x इज लेस देन 100। अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी ना होती, इक्वालिटी होती, तो x की वैल्यू क्या हो जाती, 100/24। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 24 जो था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था? इट वाज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव डिवाइड करता है किसी नंबर को, तो क्या इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव से डिवाइड हुआ तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। x इज लेस देन 100/24। आप इसको सॉल्व कर लें। दिस इज 25, दिस इज 6, ये हमारा आ गया 25/6। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4.1। आगे आप सॉल्व कर लें इसको, पर क्योंकि हमने आगे क्यों नहीं सॉल्व करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर। व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वो होता है, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका नेचुरल नंबर पे। इसका पॉइंट में क्या आंसर है, ये कितने डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर में डेसिमल प्लेसेस नहीं आते। अगर x नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू लेस देन 4.1 है, 4.1 का मतलब क्या 4 इंक्लूड होगा? हाँ जी इंक्लूड होगा। अगर x लेस देन 4 होता तब हम 4 को इंक्लूड नहीं करते, पर x इज लेस देन 4.1। अगर ये 4.1 से छोटा है तो हमारे सेट ऑफ क्या बन गई, x की वैल्यूज किसके इक्वल आ गई? देखिए 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 ही तो होंगे। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया 1 2 3 4। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट था x इज एन इंटीजर। What are integers? Integers वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पर क्या इंटीजर में फ्रैक्शंस आते हैं, डेसिमल्स आते हैं? नहीं आते। इंटीजर में कभी भी फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नहीं आते, वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स प्लस 0, बट दे डज नॉट इंक्लूड they do not include your decimals and fractions। चलिए देखते हैं। x इज इक्वल्स टू, अगर ये इंटीजर है और लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 से कम 4.1 से कम पहला इंटीजर क्या होगा? 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन अप टू कहां तक? नेगेटिव इंफिनिटी तक। यही बन गया आपका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या बना? नेगेटिव इंफिनिटी से लेके 4 तक। लेस देन 4 है, लेस देन 4 तो नेगेटिव इंफिनिटी में कहीं भी जा सकता है, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बन गया व्हेन x इज एन इंटीजर। व्हेन x इज एन इंटीजर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है -12x इज ग्रेटर देन 30। अब यहां पे देखते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो हम कैसे करते? -x 30/12। हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे माइनस को अभी यही रखा है, सिर्फ नंबर को हम दूसरी साइड लेके गए हैं। नंबर क्या था? 12 था।
30/12 बन गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है या माइनस एक्स की निकालनी है? ऑब्वियसली मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है। अब माइनस एक्स को x बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1, तभी ये +1 बनेगा। ये बन जाएगा x और ये साइन बदल जाएगा और ये बन जाएगा -30/12। ये बन जाएगा -30/12। इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा -10/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अगेन वही है, नेचुरल और इंटीजर है, तो मेरे को ये नहीं देखना है कि कितना बिल्कुल एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू क्या आ रही है। आप एक बार सॉल्व कर लें। 4 2 8 पॉइंट -2.5 इसका ये आ रहा है। x इज लेस देन -2.5। अगर x लेस देन -2.5 है, हाँ जी, तो आपको पता है इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में पहला केस कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर। हाँ जी, ध्यान से देखेंगे, x एक नेचुरल नंबर है। क्या नेचुरल नंबर्स नेगेटिव में जाते हैं? x की वैल्यू आ रही है लेस देन -2.5। लेस देन -2.5 मतलब सारे नंबर जो भी आएंगे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? ऑब्वियसली नेगेटिव होंगे। क्या कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है? क्या कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है? हाँ जी, नहीं होता। अगर कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं है तो क्या इसके कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे नो सोल्यूशन, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है, क्या इंटीजर नेगेटिव होते हैं? हाँ जी, इंटीजर तो नेगेटिव होते हैं। और x लेस देन -2.5 है। इंटीजर क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4। अगर लेस देन -2.5 है तो क्या हम -2 इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारा सिर्फ -3 से हम इंक्लूड करना इसको शुरू कर देंगे। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया? x की वैल्यूज आ गई -3, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। क्लियर है जी? ये बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना है जैसे आप इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। बस ध्यान वहां पे रखना है जहां पे आपका माइनस साइन या तो मल्टीप्लिकेशन में यूज हो रहा है या डिवीजन में यूज हो रहा है। सिर्फ इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने हैं जैसे आप सिंपल इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। 3x minus 1 is less than equal to 2 times x minus 3। हाँ जी, अगर बीच में इक्वालिटी होती, वैसे तो इक्वालिटी भी है और इनइक्वालिटी भी है, अगर बीच में इक्वालिटी होती तो आप कैसे सॉल्व करते? सिंपल सॉल्व करते, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते, सारे वेरिएबल्स को एक साइड ले आते, सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साइड ले आते। वही चीज आपने इनइक्वालिटी में भी करनी है। करके देखते हैं। ये बन गया 3x minus 3 लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी का साइन तब तक नहीं बदलेगा जब तक मल्टीप्लाई या डिवाइड ना हो रहा हो विद सम नेगेटिव नंबर। ये बन गया 2x minus 6। अब सारे कांस्टेंट्स एक तरफ ले आए और सारे वेरिएबल्स एक तरफ लेके आते हैं। ये बन गया 3x minus 2x is less than equal to -6 plus 3। 3x minus 2x is x is less than equal to -3। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे किस चीज की वैल्यू निकली है? x की वैल्यू। और आपको निकालनी भी किसकी वैल्यू थी? x की वैल्यू ही निकालनी थी। तो क्या यहाँ पे जरूरत पड़ेगी डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना विद सम नेगेटिव नंबर? नहीं पड़ेगी। अब कह रहा है x is less than equal to -3। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 है। और इस क्वेश्चन में आपको लिखा होगा सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल x। सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल x। रियल x का मतलब सारे जो नंबर्स होंगे वो कौन से नंबर्स होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। हाँ जी, रियल नंबर्स वो होते हैं जो होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं और डेसिमल्स या फ्रैक्शन, ऑल्दो सेम ही बात है, पर डेसिमल्स और फ्रैक्शंस दोनों उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जितने भी नंबर हम पढ़ रहे हैं ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, रैशनल इरैशनल जो भी नंबर्स हैं। तो ध्यान से देखेंगे x लेस देन इक्वल टू -3।
कैसे लिख सकते हैं हम इसको? लेस देन इक्वल टू -3, -3 से छोटा, -3 से छोटा मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स तो कहां तक जाएगा ये? -इंफिनिटी। अगर -3 से छोटा है मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स हैं तो -इंफिनिटी। और कहां से शुरू हो रहा है? -3 से। पर इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज, -3 इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता करेंगे? हम इस इक्वल के साइन से पता करेंगे। अगर लिखा होता x इज लेस देन -3, इसका मतलब -3 इंक्लूड होता या नहीं होता? नहीं होता। पर लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू -3, तो -3 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? हाँ जी, करना है। अगर करना है तो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? तो हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो x की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास? -इंफिनिटी टू -3, -इंफिनिटी टू -3, और -3 इंक्लूड हो रहा है और इंफिनिटी तक वो जा रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया? एक सॉल्यूशन सेट बन गया। दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट, ऑल नंबर्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन दिस। बस ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि अगर आप पता कैसे करोगे -3 इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे, और अगर हो रहा है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। और ये चीज आप कभी भी अगर आपसे पूछा जाए इज एन इंटीजर, तो उसमें आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये चीज एक रेंज बता रही है। और क्या रेंज बता रही है? -इंफिनिटी से लेके -3 तक सारे नंबर्स, चाहे वो डेसिमल्स हैं, चाहे वो फ्रैक्शंस हैं, चाहे वो इररेशनल, जैसे भी नंबर्स हैं, हर एक नंबर जो -इंफिनिटी से -3 तक जा रहा है। पर यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमने सिर्फ नंबर्स मेंशन किए हैं, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 सो ऑन अप टू -इंफिनिटी। मतलब नेगेटिव इंफिनिटी भी आप मत यहाँ पे लिखिए, सिंपल सो ऑन अप टू नंबर्स। बट नंबर सिर्फ कौन से आएंगे यहाँ पे? इंटीजर्स आएंगे। नंबर्स यहाँ पे कौन से आएंगे? सिर्फ इंटीजर्स आएंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन करने के बाद हम 11th करते हैं। चलिए जी, पहले आप ये चीज नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स 2 माइनस एक्स अपॉन 3। हाँ जी, ध्यान से देखेंगे। अगर इक्वालिटी होती तो सॉल्व करना बहुत इजी होता, तो कोई बात नहीं, हमने तो अभी तक यही पढ़ा है। अगर इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी भी है, तो आपने यही सोच के चलना है कि मैं इक्वालिटी को ही सॉल्व कर रहा हूं। सिर्फ दिमाग में एक चीज रखनी है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए और माइनस से डिवाइड करते हुए साइन बदल जाएगा, वो गलती नहीं करनी। चलिए जी, देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका। आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, 3x माइनस 6 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 5x अपॉन 3। क्लियर है जी यहाँ तक? इसके बाद आप, अगर मेरे को यहाँ पे 5 नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 5। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 5 कर देंगे या तो, और आप क्या कर सकते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कर रहे थे, जैसे हम इक्वालिटी में कर रहे थे। सॉल्व करते हैं। 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। अगेन प्लस वाले सारे एक तरफ और माइनस वाले सारे, सॉरी वेरिएबल सारे एक तरफ और कांस्टेंट सारे एक तरफ। 50 प्लस 18 ये बन गया 34x इज लेस देन 68, x इज लेस देन 68 अपॉन 34 विच इज इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 34x था, ये 34 इधर जाके डिवाइड हो गया। अब डिवाइड करते हुए ध्यान रखना है, जब डिवाइड हुआ क्या पॉजिटिव नंबर डिवाइड हुआ या नेगेटिव नंबर डिवाइड हुआ है? पॉजिटिव नंबर डिवाइड हुआ है। अगर पॉजिटिव नंबर डिवाइड हुआ है तो क्या साइन पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम ऐसे कर रहे हैं और कुछ जगह पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 34x इज लेस देन इक्वल टू 68, यहाँ पे कर देंगे। मेरे को 34x चाहिए या x की
हैं। हाँ जी, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बोथ साइड्स विद 34। दोनों साइड्स को 34 से डिवाइड करेंगे। 34x by 34 is less than equal to 64 by 34, 68 by 34 2, ये बन गया x is less than 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आपको साइंस का ध्यान रखना है। x आ गया लेस देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 या तो 2 होगी या 2 से छोटी होगी। अगर 2 होगी या 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी साइड या नेगेटिव इंफिनिटी साइड? नेगेटिव इंफिनिटी साइड। और कहां से शुरू हो रही है? 2 से शुरू हो रही है। 2 इंक्लूड हो रहा है या एक्सक्लूड हो रहा है? 2 तो इंक्लूड हो रहा है, तो हमारा क्या बन गया सॉल्यूशन सेट? माइनस इंफिनिटी टू 2, जहां पे हम 2 को इंक्लूड कर रहे हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन। बिल्कुल ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 9th क्वेश्चन। x plus x by 2 plus x by 3 is less than 11। इस क्वेश्चन में देखिए सारे वेरिएबल्स ऑलरेडी एक तरफ है और कांस्टेंट एक तरफ है। अब यहाँ पे या तो आप एलसीएम ले ले पहले, या सिंपल कैलकुलेशन आप x कॉमन ले ले। 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 is less than 11। x into 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 को आप सॉल्व करके लिख लेंगे। ये आ जाएगा 6 plus 3 plus 2 by 6 is less than 11। ये आ जाएगा x 6 8 11 by 6 less than 11। x की वैल्यू आ जाएगी 11 into 6 by 11 which is x is less than 6। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं किया है। x की वैल्यू आ गई है लेस देन 6। अगर x लेस देन 6 है तो लेस देन 6 लिखने का तरीका हमेशा नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा। नेगेटिव इंफिनिटी, क्या 6 इंक्लूड हो रहा है या एक्सक्लूड हो रहा है? 6 तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि 6 तब आता अगर इक्वल टू लिखा होता। ये तो हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया, हमारे सॉल्यूशन बन गया माइनस इंफिनिटी टू 6। ये तो हमारा 9th क्वेश्चन था। अब आप ये नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस ही हैं। चलिए फिर भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है x by 4 is less than 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 by 5। अगेन वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड भी एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर चाहिए होगा और राइट हैंड साइड भी एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे। x by 4 लेस देन, ये आ जाएगा 5 times 5x minus 2 अपॉन 15, या आप सीधा इसको भी आप यही लिख दें, इसको -3 times 7x minus 3। ये हम डायरेक्टली हमने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया है। आप इसको एक स्टेप फर्दर, एक स्टेप भी इसमें एक और स्टेप इंक्लूड करके लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 25x minus 10 minus 7 into 3 21x minus 3 minus 3 plus 9 अपॉन 15। अब यहाँ पे देखेंगे ये x सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट एक तरफ हो जाएंगे और सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट एक और तरफ हो जाएंगे। 25x minus 4x is 4x minus 10 plus 9 minus 1 upon 15। फर्दर क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल जैसे पहले कर रहे थे। 15x is less than 4 into 4x minus 1। 15x is less than 4 4 16x minus 4, सॉरी इट वाज 15x और ये था 16x। अब क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स एक तरफ और सारे कांस्टेंट एक तरफ। 15x minus 16x is less than -4 minus x is less than -4। अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो -x की चाहिए या x की चाहिए होगी, x की चाहिए होगी। तो वी विल मल्टीप्लाई both sides with -1। ये बन गया x is greater than 4। x greater than 4 है तो मतलब प्लस इंफिनिटी की तरफ या माइनस इंफिनिटी की तरफ?
प्लस इंफिनिटी की तरफ। x की वैल्यू 4 है या 4 से बड़ी होनी चाहिए? 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या 4 इंक्लूड होगा? नहीं होगा, तो हमारा आंसर से सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 4, इंफिनिटी। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 4, इंफिनिटी। हाँ जी, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस जो करने जा रहे हैं अभी बिल्कुल यही करना है, बस उन क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो ऑन ग्राफ। आपको उसको ग्राफ पे या नंबर लाइन पे इन इनइक्वालिटीज को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे अभी तक हमने किए हैं, बस एंड में हम उसको नंबर लाइन पे दिखा देंगे। कैसे दिखाना है वो अभी हम देख लेते हैं। 3x - 2 इज लेस देन 2x - 1। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। नंबर लाइन पे दिखाने के लिए x की वैल्यू पता होनी चाहिए, x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है, सारे कांस्टेंट्स एक तरफ और सारे वेरिएबल्स एक तरफ। ये बन गया x इज लेस देन 1। x की वैल्यू आ गई हमारे पास फर्स्ट केस में लेस देन 1। चलिए जी देखते हैं। पहले तो मैं ये देख लूं नंबर लाइन पे 1 कहां आएगा। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड इंफिनिटी की तरफ -1, -2, -3 एंड माइनस इंफिनिटी की तरफ। अब पहले हम लोकेट करते हैं 1 को, ये रहा 1। अब x की वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 मतलब इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली इस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाता है जब भी कोई चीज छोटी होती है। तो हम इस लाइन को कर देंगे डार्क, इस लाइन को आपने बोल्ड कर देना है ताकि पता चले कि ये वैल्यूज है, ये सॉल्यूशन है। पर अब देखेंगे ध्यान से, मैं इसको डार्क कर रही हूं। कैसे पता चलेगा कि 1 इंक्लूड हो रहा है या 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है? पहले तो आप ये देख के बताएं, क्या x लेस देन 1 में 1 इंक्लूड हो रहा है? नहीं हो रहा। 1 से छोटा है, 1 इंक्लूड नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और हमने इसको हॉलो बनाना है। हमने खाली सर्कल बना दिया 1 पे, जिससे मेरे को ये पता चल गया इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। अगर ये खाली है इसका मतलब 1 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगर आप इस सर्कल को सॉलिड बना दोगे इसका मतलब वो नंबर उसमें इंक्लूड हो रहा है। तो अभी ये लाइन देख के हमको ये पता चल रहा है कि पहली बात तो ये 1 से छोटा है, और क्या 1 इंक्लूड हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सर्कल को हॉलो बनाया है, सॉलिड नहीं बनाया है। तो दिस इज x लेस देन 1। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे, अभी तक जितने भी आपने सॉल्यूशंस किए हैं, आप हर सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप हर सॉल्यूशन को बड़े इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है x/2 लेस देन 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5। बिल्कुल वही क्वेश्चन है अभी जो हमने किया था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 15, बस x/4 की जगह यहाँ पे x/2 है। तो आप बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी सॉल्यूशन, जो भी इसका आंसर आएगा, x की जो भी वैल्यू आएगी, बस इतना ध्यान रखना है व्हाइल रिप्रेजेंटिंग इट ऑन नंबर लाइन, अगर वो नंबर इंक्लूड हो रहा है तो आप उस नंबर को सर्कल करके सॉलिड कर देंगे, और अगर वो इंक्लूड नहीं हो रहा है तो आप उसको हॉलो छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। x लेस देन 2, 5 ये आई थिंक आया था, चलिए कोई बात नहीं। x/2 लेस देन 25x - 10 - 21x + 9 upon 15, this becomes x/2 less than 4x minus 1 upon 15, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15x is less than 8x minus 2, 15x minus 8x is less than -2,
15, 7x is less than -2, x is less than -2/7। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। x की वैल्यू आ चुकी है -2/7। आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ये बन जाएगा -7 to 14, 6, 60, 0.8, 2.8, -2.8 से x लेस देन है -2.8। अब इसको सॉल्व करने के बाद आप जब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -2.8 यहां कहीं लाया करेगा और इसके आगे जो भी नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लेस देन -2.8। क्या -2.8 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, एक सॉलिड, अगर -2/7 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो ये हम हॉलो सर्कल से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप ये क्वेश्चंस नोट कर लें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test। 2 यूनिट टेस्ट में पहले में 70 मार्क्स आए, दूसरे में 75 आए। Find the number if minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60। कहता 2 यूनिट टेस्ट में एक में 70 आए, दूसरे में 75 आए, तीसरे में कितने मार्क्स आए, तीसरे यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए कि जो उसका एवरेज है वो एटलीस्ट 60 बन जाए। देखिए अब वो कह रहा है एवरेज 60 बन जाए। चलिए पहले यूनिट टेस्ट में आ गए उसके, फर्स्ट टेस्ट में 70, सेकेंड टेस्ट में 75, थर्ड भी तो टेस्ट हुआ है, उसमें कह रहा है कितने आने चाहिए, लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड टेस्ट बी x। लेट थर्ड टेस्ट में x आ गए, पर वो x तो कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। उस x के बारे में कुछ बताया है या नहीं बताया है? नहीं, उस x के बारे में तो कुछ नहीं बताया, पर किसके बारे में बताया है, एवरेज मार्क्स के बारे में। अगर 3 टेस्ट हुए हैं तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय 3, दिस इज एवरेज। तो इस एवरेज के बारे में वो ये कह रहा है कि ये जो एवरेज बनी है ये क्या होनी चाहिए, ये एटलीस्ट 60 होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 60 होने चाहिए। 60 से कम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कम से कम 60, मैं बोलूं कम से कम इतने नंबर आने चाहिए, इसका मतलब ये तो नहीं है उससे ज्यादा नहीं आ सकते, आ सकते हैं पर इतने तो आने ही चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब है एक तो 60 आ सकते हैं, क्या 60 से कम आ सकते हैं? नहीं, 60 तो आने ही आने चाहिए, 60 से ज्यादा जितने मर्जी आ सके, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये बन गई हमारी स्टेटमेंट। तीनों का एवरेज कम से कम 60 होना चाहिए। तीनों का एवरेज कम से कम 60, मतलब 60 से बढ़ सकता है? हाँ जी बढ़ सकता है। कम से कम का एटलीस्ट का यही तो मतलब होता है। चलिए आप इसको सॉल्व कर ले, ये बन जाएगा 145 प्लस एक्स बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे। 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180, x is greater than equal to 180 minus 145 and x is greater than equal to 35। तो आपका जो x आना चाहिए, जो आपके थर्ड टेस्ट में मार्क्स आने चाहिए, वो कितने होने चाहिए? वो आपके होने चाहिए 35 या 35 से ज्यादा। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इवन नंबर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं। अगर आपको कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे? लेट, मैंने पहला इवन ले लिया, लेट
फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू x। यही तो कह रहा है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे? 2 होंगे। तो पहला इंटीजर मैंने ले लिया x। अगर पहला x आ गया तो सेकंड इवन नंबर क्या आ जाएगा? x प्लस 2। दो नंबर्स अगर इवन है, अगर मैं पहले को इवन ले रही हूं तो दो इवन के बीच कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। तो सेकंड बन जाएगा x प्लस 2। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? विच आर लार्जर देन 5। कहता दोनों के दोनों 5 से बड़े हैं। अगर दोनों के दोनों 5 से बड़े हैं, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 5। एक चीज तो पता चल गई, अगर x 5 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो ऑब्वियसली 5 से बड़ा होगा ही होगा। ठीक है जी, एक कंडीशन पता चल गई, x जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 5। उसके बाद सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। पर कह रहा है जब आप इन दोनों का सम करोगे, x प्लस 2 दोनों का सम, वो किससे छोटा होना चाहिए? 23 से छोटा होना चाहिए। अब तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे जो इवन है, सम है 5 से बड़े पर सम 23 से छोटा है। चलो जी करके देख लेते हैं। 2x is less than 23 minus 2, 2x is less than 21, x की वैल्यू आ गई less than 21/2, 21/2 को मैं 10.5 लिख सकती हूँ। 23 minus 2 is 20, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये डिवाइड था डायरेक्टली, सॉरी 23 डिवाइडेड बाय 2, 23 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 11.5। तो इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट से एक चीज ये समझ आई कि x की जो वैल्यू है वो 5 से तो बड़ी होनी चाहिए, पर किससे छोटी होनी चाहिए? 11.5 से। अब ऐसा कोई एक नंबर एग्जिस्ट करता होगा, ऐसा कोई एक पेयर एग्जिस्ट करता होगा, या मोर देन वन पेयर एग्जिस्ट करते होंगे? करके देख लेते हैं। 5 से बड़ा पहला इवन नंबर कौन सा है? 6। तो दूसरा कौन सा आ जाएगा? 8। ये कंडीशन चेक करते हैं। 6 बड़ा है, दोनों का सम क्या 23 से छोटा है? हाँ जी छोटा है। नेक्स्ट नंबर बताइए। नेक्स्ट सम बन जाएगा 8 और 10, दोनों 5 से बड़े हैं और सम किससे छोटा है? 23 से छोटा है। नेक्स्ट कौन सा बन जाएगा? 10 और 12, क्योंकि ये 23 से छोटा होना चाहिए सम। अगर सम 23 से छोटा होना चाहिए तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी 10 और 12। क्या ये सही है? क्या ये सही है? x की वैल्यू ग्रेटर देन है 5 और x की वैल्यू लेस देन है 10.5। क्लियर है जी यहाँ तक? अब आप ये सारे क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके पास गिवन है आप उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी के। थैंक यू।